गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नीलकंठ जो कि पाठ 12 है, इस जो नीलकंठ जो संस्मरण है, तो हम लोग जो इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो इसका कुछ भाग हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा था कि महादेवी वर्मा जो है किस तरह से जाती हैं और वहां पर एक मोर और मोरनी का जो बच्चा होता है उसको ले आते हैं। तो काफी लोग बोलते नहीं कि मोर मोरनी नहीं है, दुकान वाला आपको झट लिया। तो इस प्रकार से कहते कोई बात नहीं, आखिर वो भी एक पक्षी है। धीरे धीरे क्या होता है, वह मोर मोरनी आते हैं और धीरे धीरे वह बड़े होने लगते हैं। इस प्रकार से वह सभी जानवरों के बीच जो उनके चिड़िया खाने में और भी अन्य जानवर थे उनसे घुल मिल जाते हैं। यह सारी कहानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। आइए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली बढ़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखकर उछलता देता रहा। कार्तिकेय ने अपनी युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपनी इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूर्ण ताल परिचय मिलता था। तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या, एक दिन की घटना है। जो चिड़ियाघर की जो जाली लगी थी उसी के नीचे, उसी में कहीं से एक सांप आ जाता है और सांप को देखकर जितने भी जीव जंतु थे वह सब इधर उधर छिप जाते हैं, परंतु जो है खरगोश का एक जो बच्चा होता है वह सांप की पकड़ में आ जाता है और सांप उसे निगलने का प्रयास करता है, तो आधा ही उसको निगल पाता है और आधा नहीं। तो आधा जो शरीर था उसी में से धीरे धीरे चींची की आवाज आ रही थी, जो किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। परंतु
जो नीलकंठ ऊपर झूले में सो रहा था, उसके जो चौकन्ने कान थे, उसने उसकी मंद आवाजों को भी सुन लिया। जैसे ही वह सुना, वह सीधा आया और उसने सोचा अगर मैं फन पर वार करूंगा तो शायद खरगोश का बच्चा भी घायल हो जाए, इसलिए किसी तरह से उसने अपने पंजों में सांप को दबाया और एक के बाद एक इतने वार किए कि उसके 2 टुकड़े हो गए और इस प्रकार से वह जो खरगोश का बच्चा था वह बाहर निकल आया, लेकिन एकदम से निश्चेष्ट अवस्था में वहीं पड़ा रहा। तो अब इस प्रकार से हुआ। फिर थोड़ी देर बाद जो है, जो मोरनी थी वह सभी तरफ शोर मचाती है, सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ तक कि महादेवी वर्मा खुद भी वहां पहुंचती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आखिर कार्तिकेय ने, जो कि शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनका वाहन मयूर है, आपने सुना होगा, ठीक है, या टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा। तो कार्तिकेय जी ने आखिर अपना वाहन मयूर ही क्यों चुना, मोर को ही क्यों चुना? क्योंकि इसके अंदर खासियत है, यह जितना ही कलाप्रिय वीर पक्षी है, ठीक है, केवल हिंसक ही नहीं है बल्कि कलाप्रिय पक्षी है, ये बगैर किसी के ऊपर किसी रीजन के वार नहीं करता है, इसीलिए इसको बाज और चील की श्रेणी में नहीं रखा गया, क्योंकि उनका तो काम होता है हमेशा मारना और खा जाना, किंतु जो मोर है यह कला प्रेमी भी है, यह इसकी जातिगत विशेषताएं भी हैं। बादलों को देखकर जिस प्रकार से यह नृत्य करता है वह सबके मनों को मोह लेता है। अब रही बात राधा की, वह नृत्य तो नहीं कर सकती थी, लेकिन बाएं से दाईं ओर आकर परिक्रमा करती है, मानो उसके साथ वह भी ताल और छंद को मिलाकर नृत्य कर रही हो। अब आगे देखिए क्या होता है। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटिलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी हो जाता था। फलों की वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष में सुनहली मंजरियों से लग जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों की उमड़ आने से पहले ही वे हवा की उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र हो जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग ही उतना अधिक बढ़ता जाता। पर दाहिना पंख और बायां पंख फैलाकर नहीं, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर हो जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बन उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार से नखास कोने से निकलने पड़ा और बड़े मियां ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियां की
विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बधी ऐनक को भी अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे हुए दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी, वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ को भाषण मेल फिर से दौड़ने लगे। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों का मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उसे दूर भगाता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंख में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसा खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर ही दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज आरंभ की। खोज में वह क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम के पेड़ से उतर रही थी कि कजली, जो कि अल्सेशियन कुत्ती, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसके गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश में घाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपने केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि महादेवी वर्मा जी का पक्षियों के प्रति प्रेम, जीवों के प्रति प्रेम किस प्रकार से था। तो नीलकंठ
जो इस पाठ का नाम दिया गया आपको मैं बताना चाहूंगा कि महादेवी वर्मा ने के जो कि उनका अपने इलाहाबाद यानी प्रयागराज से बहुत ही गहरा नाता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई और यहीं पर वह रहा करती थी। और चौघंटा सोना के पास जो बड़े मियाँ की दुकान हुआ करती थी, वहां पर जाकर वो पक्षी लेते थे। आज भी वहां पे पक्षी बिकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इनका बहुत ही गहरा नाता रहा प्रयागराज से। और मैं बताना चाहूंगा कि पक्षियों, पशुओं, जितने भी जीव जंतु हैं उनसे इनका बहुत ही लगाव था। इसके पहले इनकी एक रचना जो है गिल्लू, जिसमें उन्होंने गिलहरी का वर्णन किया है। सोना जो कि हिरनी होती है, उसके बारे में वर्णन आपने सुना होगा। और आज हम लोगों ने नीलकंठ के बारे में सुना। कभी आप लोग उसकी किताबों को पढ़ेंगे तो उनके संस्करण में गिल्लू और सोना की पुस्तकें भी आपको मिलेंगी। प्यारे बच्चों, यह तो रही नीलकंठ की कहानी। आज के लिए इतना ही। आप लोग होमवर्क में इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य हैं और अभ्यास कार्य के साथ साथ पाठ 12 नीलकंठ का सारांश आप लोग लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।